Hello, viewers. You are watching Aaj SD, and with me is senior journalist and author Neerja Chaudhary, who has recently written a book, How Prime Minister Decide. Now, आज हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि जो 2024 का इलेक्शन था, वो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ऐसा लग रहा था कि एक वन साइडेड इलेक्शन है. बट आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड गिविंग अ काइंड ऑफ स्पीच विच कैन बी सेड टू बी वेरी पोलराइजिंग इन नेचर. नाउ जब एक कॉन्टेस्ट वन साइडेड था, उसके बाद अचानक से ये मोदी की स्पीच इस तरह से क्यों है और क्यों वो अचानक कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुसलमानों पे भी अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे नीरजा जी से. नीरजा मैम, ऐसा पहले लग रहा था कि ये जो मोदी का जो 400 पार का टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएगा, बिकॉज द ऑपोजिशन वाज कंप्लीटली फ्रैगमेंटेड और डेवलपमेंट भी को भी इन लोगों ने एक इशू बनाया था. राम मंदिर और आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, ऐसे जितने भी प्रोमिसेस मोदी गवर्नमेंट ने किए थे उन सबको डिलीवर भी किया था. फिर अचानक से इस तरह से मोदी के भाषण को आप कैसे देख रही हैं? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, हम गैस ही कर सकते हैं ये, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव शुरू हुआ तो लगता था एक तरफा होगा. उसके अलावा नरेंद्र मोदी, कहीं इस बार अमित शाह ने टारगेट नहीं सेट किया, प्रधानमंत्री ने अपने आप टारगेट सेट किया. 370 की बात की कि भाजपा जीतेगा और 400 पार का नारा दिया. तो ऐसा लग रहा था डन डील है. मतलब लोग सारा डिसइंटरेस्ट भी हो गए, अनमने हो गए. और लेकिन ग्राउंड पे जब गए तो एक कोई हवा नहीं लगी मोदी की. ना राम मंदिर की हवा थी जो कि एक्सपेक्टेड था. क्या राम मंदिर जल्दी ही पीक कर गया जनवरी में? 3 महीने बाद वो मोमेंटम नहीं रहा. कहा जाता था कि राम मंदिर वो होगा जैसे जिस तरह से पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक थी 2019 में, उसी तरह 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक राम मंदिर होगा. लेकिन ग्राउंड पे लोग कहते थे, अगर पूछो बट राम मंदिर की बात करो, तो वो कहते थे राम मंदिर से हम बहुत खुश हैं, हम गए हैं, हमारे रिश्तेदार गए हैं या जाने वाले हैं. लेकिन पोल इश्यूज में वो टॉप में नहीं लाते थे, उसको अपने से नहीं लाते थे, आपको पूछना पड़ता था. तो और लोकल इश्यूज कई जगह पे सामने आ रहे थे. लोकल इशू में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑपोजिशन का, लोगों में नाराजगी थी कि भाई दाम बढ़ गए हैं. नाराजगी भी नहीं, मैं कहूंगी असंतोष. बेरोजगारी पे जो कि कांग्रेस बात कर रही थी, छोटे जो उद्योग हैं उनको वो नहीं मिला, मिडिल क्लास की भी का भी संतोष था कि बड़े लोगों को सब कुछ मिल गया, नीचे के लोगों को के लिए इतना कुछ किया, अपने अनाज दिया, गैस सिलेंडर्स दिए, जनधन अकाउंट खोले, पर मिडिल क्लास को इग्नोर किया. इस तरह की आवाजें आ रही थी. लेकिन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन ये नहीं था. मैं राजस्थान में भी गई, वेस्टर्न यूपी में भी गई, और सबने मुझे कहा कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं है. कैंडिडेट्स ने अपने आप कहा हिंदू मुस्लिम नहीं है. और ये भी कई लोगों ने कहा कि लोग थोड़ा ऊब गए हैं, कि ज्यादा ही हो गया हिंदू मुस्लिम, और मुद्दे सामने आ रहे थे. नरेंद्र मोदी अपने आप एक सेंट्रल मुद्दा माना जा रहा था. उनकी शख्सियत, इनका नेतृत्व, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी के लिए क्या किया, फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या किया, कहाँ वो देश को ले जाना चाहते हैं. जो उनके समर्थक थे वो बात कर रहे थे, जो उनके अपोनेंट थे तो वो अलग चीजें उठा रहे थे. तो इस पहला फेज हो गया. अब पहले फेज में नई चीज क्या आई सामने, कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया. और गिर गया तो ये चिंता का कारण है. वो तो दिख रहा था कि मोदी वेव तो नहीं है, लेकिन लोग हैं जो कहते हैं हाँ हमें असंतोष है, पर दूसरी साइड पे कौन है. तो क्या इसकी चिंता भाजपा के नेतृत्व को हुई है कि बाकी जो चीजों पे हम लड़ रहे थे वो पर्याप्त नहीं होगा शायद, और ये रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए. तो आप और मैं, जैसा मैंने कहा, हम गैस ही कर रहे हैं यहाँ. क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी रिस्क नहीं लेना चाहते थे? जैसे 2004 में हमने देखा था कि वाजपेयी वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री, इंडिया शाइनिंग का कैंपेन भी चल रहा था, लेकिन आफ्टर ऑल जो रिजल्ट है वो सबको पता है. कहीं ऐसा भी है क्योंकि मोदी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, इससे पहले वो करते आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, और जो प्रोमिसेस जैसे आपने कहा उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या पीएम आवास योजना का हुआ, लोगों को ग्राउंड लेवल पे भी सहूलियतें मिली है. लेकिन कहीं ऐसा है कि अभी भी लोग धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे वोट देते हैं, इसीलिए इसको
वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और फिर ये रिलीजन को बीच में लेकर के आ गया। देखिए, भाजपा का ट्राइड एंड टेस्टेड जो मेथड रहा है, वो अगर पोलराइजेशन होता है तो हिंदू कंसोलिडेट करता है भाजपा के पीछे, तो भाजपा अच्छा करता है, ये इनका अनुभव रहा है। तो ये हो सकता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि वोट शेयर भी, वोट परसेंटेज भी घटा है और असंतोष की आवाजें भी आ रही हैं। हालांकि जहां जहां मैंने देखा है, वो ऐसा नहीं है कि भाजपा वर्सेस ऑपोजिशन लड़ाई बन रही है। मोदी वर्सेस लोकल फैक्टर्स, जहां जहां टक्कर आ रही है वो लोकल फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। जहां वो मजबूत है वहां टक्कर है, पर टक्कर का मतलब ये भी नहीं है कि विक्ट्री हो सकती है, जरूरी नहीं है कि विक्ट्री हो। पिछली बार अगर भाजपा 3 लाख से जीती है और इस बार 50,000 पे आ जाती है, 1 लाख पे आ जाती है, तो हो सकता है ऑपोजिशन पहले ही खुशी से कूद रहा हो कि इस बार तो हम जीत रहे हैं। जरूरी नहीं है। कई बार हमने देखा है कि लोग बिदकते हुए दिख रहे हैं, पर जब रिजल्ट आते हैं तो कहानी बहुत अलग होती है। तो ये कहना बहुत प्रीमच्योर होगा। हालांकि एक मैं चीज आपको कहूंगी जो कि ग्राउंड से आवाज आ रही है, वो मैंने मुंबई में भी देखी, फाइनेंस वर्ल्ड में, जब लोग पूछ रहे थे ये सवाल, 400 पार क्यों? 400 का क्या मतलब? क्या इसका मतलब है कि हम वन पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं? वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वापस आए, वो चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो चाहते हैं इकोनॉमिक कंटिन्यूटी हो, लेकिन इसके बारे में एक एंजाइटी जरूर सामने आई। वही एंजाइटी मैंने देखी दलित टोलों में, राजस्थान में, जहां की नौजवान दलित ये बात कर रहा था कि 400 का क्या मतलब? 400 का मतलब संविधान को बदलेंगे, संविधान का बदलने का मतलब है कि हमारा आरक्षण चला जाएगा। अब ये बात ऑपोजिशन ने उठाई है, लोग, वो गांव तक पहुंच गई है, और इसका आभास नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है, क्योंकि कई बार उन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, ना ही आरक्षण रद्द किया जाएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी होते तो वो नहीं कर पाते, तो एश्योरेंस देने की कोशिश की है। लेकिन बात गांव तक भी फैली है और कॉरपोरेट वर्ल्ड तक भी इसके बारे में चिंता रही है। तो मेरे मन में जो सवाल है, क्या इस बार के चुनाव में, मुझे मालूम नहीं इसका आंसर, इस बार के चुनाव में क्या लोगों को, कुछ तबकों को ये लग रहा है कि क्या ज्यादा ही हो रहा है? क्या थोड़ा सा हाथ खींच लिया जाए? क्या थोड़ा सा अंकुश लगा दिया जाए? क्योंकि एक नैरेटिव भी चल रहा है ना कि ये डिक्टेटरशिप आ गई है और बहुत लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। क्या वो एक फैक्टर है जो हो आप कह रहे सकता है। इट्स टू अर्ली, टू अर्ली। ये बहुत स्ट्रे वॉइसेस हैं जो सामने आए हैं। हैं? मोटा मोटा नैरेटिव, मैंने कहा असंतोष जरूर है, पर ऐसा नहीं कि मोदी के प्रति आक्रोश नहीं है। सरकार के प्रति असंतोष है कि और हो सकता था, लेकिन ये भी बहुत लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ कौन है। एक सवाल बताइए मैम। हालांकि वेव नहीं दिख रही, वेव नहीं दिख रही जो ओके, पिछले 2 चुनावों में थी। ठीक है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो मोदी ने जो स्पीच दिया, इसमें जो मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठिया कहा, जिस तरह की भाषा बोली, और कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मतलब फैक्चुअली भी ये सारी चीजें बहुत चैलेंज की जाती है इन बातों को। इनफैक्ट फैक्चुअली वो गलत ही है। पीएम पोस्ट पे बैठा है एक आदमी जो पिछले कई साल से मुस्लिम आउटरीच की भी बात कर रहा है, पसमंदा मुस्लिम की भी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है। वो अचानक से मुसलमान की तरफ इस तरह के हेट स्पीच देने लगते हैं। क्या बीजेपी कभी भी मुसलमानों को अपने तरफ खींच पाएगी या नहीं खींच पाएगी? या या फिर मुसलमानों को भी ये है कि हम बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे? आप चूंकि खुद आपने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बीजेपी और मुस्लिम्स की? देखिए, आज तो नहीं लग रहा कि मुसलमान भाजपा के ऊपर भरोसा करता है। वो बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसके कारण आप अग्री करिए नहीं अग्री करिए, लेकिन जब कई लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पावर में आए तो हो सकता है वो नए तरीके से माइनॉरिटीज की तरफ हाथ बढ़ाएं। उसमें पसमानदा मुसलमानों की भी बात की जाती है, और ये देखने लायक चीज होगी। आज की सिचुएशन में
और प्रधानमंत्री का, ऐसा नहीं कि किसी भाजपा के नेता ने किसी स्टेट में ये कहा हो कि भाई हम जो कांग्रेस कह रही है, मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटीज को पहला हक की बात की थी, उनको संपत्ति पे और रिसोर्सेज पे उनका पहला हक है, पर मनमोहन सिंह ने, आप हम लोग जानते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था, उसमें SC ST OBC मार्जिनाइज सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वो कहा था। तो उसका मतलब निकालना कि कल कांग्रेस माताओं बहनों हमारी बहुओं का सोना ले लेंगी, मंगलसूत्र ले लेंगी, तो ये अलग ही, मतलब ये बहुत अजीब लगा। और प्रधानमंत्री से आना इस तरह से, बहुत ही आक्रामक तौर तरीके से आना, ये अच्छा नहीं लगा, मतलब। और मुझे तो लगता है इसकी जरूरत भी नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, जो भी ये लोग फील कर रहे हो, क्योंकि इस बार का मुद्दा नरेंद्र मोदी है और उनके प्रति आक्रोश नहीं है कि भाई जैसा कि होता 1977 में बहुत साइलेंट थे लोग, लेकिन आक्रोश था इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो असंतोष हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है ये करने की जरूरत थी। और अगर मोदी अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, जो कि लगता है, तो बिना हाथ बढ़ाए माइनॉरिटीज, जो कि 20,000 नहीं है आज देश में, वो 200 मिलियन है, तो उनको साथ लिए बिना, अगर वो फील करते हैं कि हम फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो एक सवाल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीलिंग आई है कि हमको वापस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड की तरफ जाना है, वो पोलराइजेशन करना है, और उसी की तरफ ये चेष्टा दिख रही। How do you see this Congress plan of caste survey and the wealth redistribution, जिसकी बात राहुल गांधी भी करते आए हैं, और इनफैक्ट उसी का रेफरेंस पॉइंट लेकर के मोदी ने ये स्पीच दिया, और फिर मनमोहन सिंह के उस भाषण को, जो 2006 में उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज पे पहला हक मुसलमानों का है। एक तो पहले आप ये बताइए कि मनमोहन सिंह के स्पीच का कॉन्टेक्स्ट क्या था, और अभी जो कांग्रेस जो प्रॉमिस कर रही है कि पहले कास्ट सर्वे कराएगी, फिर उनके इनकम को देखेगी, और उसके बाद जो भी वेल्थ जो है नेशन का, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करिए, जो कि एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी है, थ्योरी भी है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मनमोहन सिंह का कॉन्टेक्स्ट, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है, कि गरीब तबकों को अपना हक मिले रिसोर्सेज में, उसमें मुस्लिम्स का उन्होंने नाम लेके जिक्र किया, पर उन्होंने SC ST का भी किया। तो उसको इतना सीरियसली ले लेना आज कि सिर्फ मुसलमान को ये बांटा जाएगा, घुसपैठियों को बांटा जाएगा, जिनके बहुत बच्चे हैं उनको बांटा जाएगा, ये मतलब एक पोलराइज करने का तरीका है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने जो कहा है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, वो जो प्रधानमंत्री का ने कहा है कि लेफ्टिस्ट का इन्फ्लुएंस है, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किए हैं, अर्बन नक्सल्स वगैरह। हो सकता है लेफ्ट का इन्फ्लुएंस हो राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी कांग्रेस को लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी की तरफ फिर से ले जा रहे हो, वो हो सकता है। उससे हो सकता है कांग्रेस के अंदर भी काफी उथल पुथल हो। लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो एक वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रहे हैं, वो भी उनकी लोकप्रियता का कारण है कि लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ आया है, चाहे वो पेंशन आई है, चाहे गैस सिलेंडर, चाहे जनधन अकाउंट, चाहे घर बनाए गए आवास, कुछ ना कुछ लोगों के हाथ में आया है, इसीलिए वो उसका जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोग कगार पे खड़े हैं और उनके पास पर्याप्त चीजें नहीं है, तो स्टेट का फर्ज बनता है कि ये उनके हाथ में जाए। और मोदी को लोग इसलिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं, जो गरीब तबका है, नीचे का तबका है। तो मुझे लगता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं, एटलीस्ट मैं तो इस तरह से नहीं उसको इंटरप्रेट करूंगी कि लोगों से खींच के आप उसको बांट दीजिए। आप सवाल कर सकते हैं राहुल गांधी से, क्या इसका मतलब क्या है, आप बताइए, 1 2 3 आप कैसे करने जा रहे हैं। वो बिल्कुल सही है, अगर वो भाजपा उसका प्रश्न उठाएगी, लेकिन
राहुल गांधी ठीक है, लेफ्ट ऑफ सेंटर ले जा रहे हैं अपनी पार्टी को दोबारा, और नरेंद्र मोदी भी वेलफेयर स्कीम्स को लाया। नहीं तो एक जमाना था जबकि बनिया ब्राह्मण पार्टी मानी जाती थी वो, जब नरेंद्र मोदी पावर में आए, स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था, पहली बार उन्होंने गरीब तबके का जिक्र किया था। भाजपा के नेताओं के स्पीचेस में गरीब शब्द नहीं इस्तेमाल होता था, उनकी फर्स्ट स्पीच में गरीब शब्द इस्तेमाल हुआ है और बार बार उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो मुझे नहीं लगता है सोशल वेलफेयरिज्म कोई बुरी चीज है हमारे देश में। अगर लोगों को नहीं मिल रहा तो उनको मिलना चाहिए। इस पूरे एपिसोड में मैम इलेक्शन कमीशन के रोल को आप कैसे देखती हो, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप बहुत साल से इलेक्शन कवर कर रहे हो, और जैसे पहले जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल होता था टीएन सेशन के टाइम पे कि पॉलिटिशियंस डरते थे इलेक्शन कमिश्नर से, आज के डेट में अगर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इस तरह के भाषण देता है जो क्वालिफाई करता है एज अ हेट स्पीच, और इलेक्शन कमीशन खामोश है, हाउ डू यू सी दिस होल सिनेरियो? आई थिंक बहुत लोगों ऑपोजिशन को ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं हो रहा है, और ये बात सही है। टीएन सेशन के जमाने से जो भी आया है, चाहे उसके जो भी इंक्लिनेशंस हो, कई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, वो बाद में एमपी बन गए एक पार्टी के, फिर भी जब वो उस कुर्सी पे बैठे तो जैसे सीना चौड़ा होके कि हमको पूरी दुनिया, हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरह से इलेक्शंस हुई हैं, इतना बड़ा एक्सरसाइज दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ है, और कोशिश रही है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने की। तो आज अगर उंगली उठ रही है ऑपोजिशन की तरफ से भी, तो इलेक्शन कमीशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि द सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन, and not only do you have to be a free and fair and non-partisan, but seen to be like that. And हमारी डेमोक्रेसी बहुत प्रेशियस है, और हमारे इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी का हार्ट बीट है। Okay. Thank you, ma'am. Thank you for your time.